Hello and welcome to Bimachan IAS. This is the series of geography optional and we are discussing climatology which is module 3 of our series. आज का जो टॉपिक है वो है कोरिलेस फोर्स और आइसोथर्म. अब कई लोग ऐसे होंगे जो केवल टॉपिक देखकर ही छोड़ देंगे क्योंकि उन लोगों ने PYQ और सिलेबस देखा होगा. सिलेबस के अंदर ये कोई भी चीज़ डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है. और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मेरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के ऊपर. किसके ऊपर? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के ऊपर. अब एक बात बताओ कि अगर मुझे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बताना है तो उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी. अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए? पहला आइसोथर्म्स, सेकेंड हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, थर्ड कुछ फोर्सेस, ठीक है, विंड सिस्टम, फिर आप लोगों का प्रेशर बेल्ट, ठीक है, और आइसोथर्म्स. है कि नहीं है? ये चीज आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए, तब आप लोग क्या करोगे? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को समझ पाओगे. अब इसमें से मैंने आपको इंसोलेशन बता दिया, हीट बैलेंस बता दिया, विंड बता दी, प्रेशर्स बता दिए, ठीक है, आइसोथर्म. अब देखो बचा क्या मेरे पास? कोरिलेस फोर्स और आइसोथर्म. अब ये क्या है? ये आप लोगों का बेसिक है. अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आई तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, विंड सिस्टम, क्लाउड फॉर्मेशन, मॉनसून और आपका फिर ओशनोग्राफी में. ये तो क्लाइमेटोलॉजी का ही बता रहा हूं. फिर ओशनोग्राफी के अंदर भी आप लोगों को सी का सर्कुलेशन समझ में आएगा ही नहीं. तो इसका मतलब हम लोगों को एक ये चीज लेनी पड़ेगी. अब कई लोग बोलेंगे अरे सर ये तो जनरल स्टडीज और प्री का आप बता रहे हो. भाई ये तो आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट मिल गया ना कि प्री और उसका भी इसमें पता चल जाएगा और आप लोगों का बेसिक भी क्लियर हो जाएगा नॉर्मली. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी नॉर्मली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं यार मैंने ये छोड़ दिया तो हो जाएगा और मुझे तो मोटा मोटा आता है. नहीं, ये अपन ऑप्शनल बेस पे अपन कर रहे हैं तो उसको अपन को सॉल्व करना ही पड़ेगा. समझ में आया ना ये वाली बात? वेट, तो अब लोग आते हैं हम लोग सीधा सीधा सिलेबस के ऊपर. ठीक है, अब देखो स्टार्ट क्या कर रहे हैं अपन? कोरिलेस फोर्स, आइसोथर्म, है ना. सीधा ये हो गया. ये डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, ये तो बस बता दिए. बट याद रखना रियल एग्जाम ओरिएंटेड है. आप लोग ये ना समझें कि ये एग्जाम के लिए नहीं आ रहा था. वही मैंने पहले ही बोल दिया था कि ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं होगी, साथ में अंडरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी. जितना जरूरी है वो तो अपन को करना ही पड़ेगा. समझ में आया ना? ये सिलेबस हो गया. ये रेड वाला अपन कंप्लीट कर चुके हैं. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसीलिए हम लोग कोरिलेस फोर्स और ये आइसोथर्म आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं. पेपर 2 के अंदर भी देखो यहाँ तक अपना क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैकेनिज्म से लेके यहाँ तक आया. ठीक है, ये सब बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा. अब देखो आपको अगर मानसून भी पढ़ना है तो भी ये पता होना चाहिए. PYQ में देखो कोई भी आज तक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कोरिलेस फोर्स वगैरह से. ज़्यादातर केवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से आया, जिसके अंदर भी ट्राइसेलुलर मॉडल से क्वेश्चंस आए हुए हैं. किससे आए हैं? आई एम सॉरी, ट्राइसेलुलर मॉडल से क्वेश्चंस आए हुए हैं. मेडिटेरेनियन सर्कुलेशन. समझ में आया ना? अब देखो आ गए अपन सीधा सीधा कोरिलेस फोर्स के ऊपर. कोरिलेस फोर्स के अंदर अब देखो नॉर्मली मोटा मोटा पहले ये समझो कि एक बात बताओ कि आप अगर एक एक्सेलरेटर पे खड़े हैं, मान लो आप अगर एक एक्सेलरेटर पे खड़े हैं और आपने एक सिक्का उछाला ऊपर की तरफ, ये आप खड़े हो, आपने एक सिक्का उछाला, तो क्या वो सिक्का आपके हाथ में आके गिरेगा? और एक्सेलरेटर की स्पीड बहुत स्लो. आप बोलोगे नहीं ट्रेन में तो नहीं होता है, ट्रेन में तो अपने हाथ में आता है. भाई क्योंकि आप उसका मोशन के साथ जा रहे हो ना. लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक्सेलरेटर की बात कर रहा हूँ. आपने बहुत ऊंचा सिक्का उछाल दिया तो क्या मेरा सिक्का वहीं गिरेगा? नहीं ना. अगर मेरी एक्सेलरेटर की डायरेक्शन इधर है दैट मीन्स मेरा सिक्का कहाँ गिरेगा? वो मेरा सिक्का यहाँ से ना गिर के यहाँ पे आके गिरेगा. है कि नहीं? तो क्या मेरे सिक्के की डायरेक्शन चेंज हुई? क्या मेरा सिक्का डिफ्लेक्ट हुआ? द आंसर इज नो. भाई मेरा सिक्का तो डिफ्लेक्ट हुआ है, मेरा पूरा रास्ता ही चल गया, है ना. आगे रास्ता चल गया. ठीक है, सीधा सीधा वाली बात. नॉर्मली ऐसा ही होता है आपने अर्थ के ऊपर. अब देखो अर्थ जो है वो हम लोगों की रोटेट कर रही है. अर्थ क्या है? हम लोगों की रोटेट कर रही है. अब अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा? इस तरीके से रोटेट कर रही है.
अब देखो, अब यहाँ पर जो होगा बीच वाला हिस्सा होगा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस है। कहाँ पर, इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत लंबी डिस्टेंस है। दैट मीन्स हम लोगों को क्या लगेगा कि ये तो बड़ी स्लो स्पीड से जा रही है यहाँ पर, और पोल के अंदर तो बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस को कवर करनी पड़ेगी एक राउंड पूरा करने में। यहाँ पर कोई चीज़ रखी है तो यहाँ पर आने में बहुत कम करना पड़ेगी, क्योंकि सर्कल है ना, तो इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ उछालूंगा, अगर मैं यहाँ कोई चीज़ उछालूंगा यहाँ से, तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये तो घूम गई ना। यहाँ से मैं कोई चीज़ यहाँ फेंकूंगा तो वो तो जल्दी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फेंकना है, यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ, ये तो स्लो चल रही है, ये तेज चल रही है, तो मेरे जादू वो सीधी ही रही है। बट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट ही मूव कर गया। तो इसका मतलब कोरिलेसिस फोर्स जो है ना, वो एपरेंट डिफ्लेक्शन है किसी भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट का। अब फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, रॉकेट हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। ये क्या है, एक सूडो फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, एक सूडो फोर्स है। दैट मीन्स ये कोई फोर्स नहीं है, इसमें एक्चुअल में ये फोर्स हमारी इन चीज़ों को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बस हम लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें डिफ्लेक्ट हो गई। कॉमन सेंस लगाओ। नॉर्मली अभी के टाइम पे आप एग्जांपल सोचो दिमाग में कि आप लोगों का मुंबई से लेकर कोलकाता पर एक एयरप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, हम लोग हवा में देख रहे हैं कि भाई मुंबई से डायरेक्ट हम लोग एयरप्लेन यहाँ पर उतार दें। अब अगर पायलट ने उसको कोरिलेसिस फोर्स के लिए एडजस्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि वो यहाँ ना उड़ते हुए सीधा कोलकाता की जगह मेरा कहीं पे और उतर जाए। कॉमन सेंस है ना, हो सकता है मेरा इधर उतर जाए, मुंबई है ना, तो यहाँ से मेरा राइट में उतर जाए, तो मेरा जो कोरिलेसिस फोर्स है ना, वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में अपना किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट कर देता है। तो दिमाग में आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, कोरिलेसिस फोर्स इज द एपरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन विच इज सूडो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रोटेशन फ्रेम ऑफ द रिफरेंस अर्थ के। समझ में आने वाली बात? वेट, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टी आई हैव टू पॉज इट। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम लोग कहाँ थे, हम लोग बात कर रहे थे कोरिलेसिस फोर्स के बारे में। अब देखो, ये एक्चुअल फोर्स तो है नहीं है, ये एक सूडो फोर्स है, मतलब ये आप लोगों को लगता है कि ये फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है, ये केवल और केवल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ द रेफरेंस पर ये एक्सपीरियंस किया जाता है। हकीकत में ऐसा नहीं है कि भाई कोई फोर्स आया उसने डिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसा कोई भी फोर्स होता नहीं है, बस आपको लगता है कि ऐसा फोर्स लग रहा है। एक बात दिमाग में रखना ये चीज, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि ये रियल फोर्स है, द आंसर इज नो। आप लोगों को फील होता है, क्योंकि देखो चाहे आपकी एयर है, मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर एयर फोर्स लगाएगी, दैट मीन्स वो तो एक फोर्स हो गया पुश पुल वाला। लेकिन कोरिलेसिस फोर्स कोई भी फोर्स नहीं है, ये एक सूडो फोर्स है जो कि एक्सपीरियंस किया जाता है कहाँ पर, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, किसके, अर्थ के, ठीक है। एग्जाम में कीवर्ड क्या लिखे होगे, द कोरिलेसिस फोर्स इज द फंडामेंटल इन शेपिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को सेव करने में ये क्या करता है, फंडामेंटल फोर्स है, और ओशनिक करंट को भी यही सेव करता है। समझ में आया ना? मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो कॉमन सेंस लगाना, एक कॉमन सेंस लगाना कि आप लोगों की ये क्या है, अर्थ है। अब अर्थ में यहाँ पर क्या है, आप लोग देख रहे होगे, सॉरी, ये अगर मैं बीच में देखूं, बिल्कुल बीच में, तो ये रेडियस क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, तो मेरी अर्थ की जो रेडियस होगी वो घटती चली जाएगी, है कि नहीं है? ये अर्थ की रेडियस जो है वो घटती चली जाएगी। दैट मीन्स अगर मेरी अर्थ एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगी, अगर ये रिवॉल्व हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? कहाँ पर, इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को कैसा, जब मान लो एक बॉल है, आप उसको टॉप व्यू से देखना, जब ये यहाँ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत स्लो घूम रहा है, यहाँ पर क्या है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऐसा आपको फील होगा। आपको ऐसा दिखेगा कि भाई यहाँ ऊपर जो पोल की साइड है, वो मेरा जो है ऑब्जेक्ट है, वो काफ़ी स्पीड से ये मेरी
अर्थ जो है रोटेट करेगी। दैट मीन्स कि मेरा जो इक्वेटर है वहां पर कोरियोलिस फोर्स जो होगा ना वो 0 होगा, है कि नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ पे बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसका मतलब ये 0 होगा, या कोई भी कोरियोलिस फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगा कोई ऑब्जेक्ट। और अगर मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, दैट मीन्स क्या होगा, इसकी मेरी जो रोटेशनल स्पीड है वो इंक्रीज होती हुई फील होगी, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई, तो इसका मतलब कोरियोलिस फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम होगा पोल के ऊपर। अब देखो मेरी अर्थ जो है वो किधर से किधर जाती है कि नहीं है, अर्थ की जब मेरी रोटेट होगी तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपने से कहाँ पे फील, जैसे मैंने इसको सीधा फेंका ऊपर की तरफ, या फिर ये मतलब ऊपर की तरफ क्यों, ये इक्वेटर से अगर पोल की तरफ अगर ये जा रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ अगर जा रहा है, दैट मीन्स मैंने अगर वो सीधा जाना लगेगा तो मेरी जो अर्थ है वो तो ऐसे घूम जाएगी। दैट मीन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो मेरा राइट हैंड साइड में मुड़ता हुआ मेरे को दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या किया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कर दिया है। अब देखो कोरियोलिस फोर्स इक्वल टू 2m न्यू ओमेगा, वैसे इसको लोग v भी बोलते हैं, तो 2m बी ओमेगा साइन फाइव। अब इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है, एक तो हो गया मास, कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, मालूम पड़ा बहुत ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिमाग में रख रहे हो ना, कि जितना बड़ा मास होगा उस पर जो होगा मेरा कोरियोलिस फोर्स प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अगर मेरा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, जितनी स्पीड होगी मेरे ऑब्जेक्ट की उतना फोर्स अप्लाई होगा, एंगुलर वेलोसिटी जितनी होगी अर्थ की उस पर फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है आप लोगों की नॉर्मली कांस्टेंट है कि नहीं है, नॉर्मली कांस्टेंट है। उसके बाद लैटिट्यूड, देखो लैटिट्यूड हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 5, तो ऐसे रखो 5, ठीक है। अब देखो नॉर्मली कॉमन सेंस लगाना, दैट मीन्स कोरियोलिस फोर्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और अपने लैटिट्यूड के, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ तो मेरा कांस्टेंट ही मान है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बोलूं क्या मेरा ऊपर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस क्या जो मतलब कितना डिस्टेंस है उसके क्या है, मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मेरा डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, तो अगर वो जितना होगा उतना ही जाना मेरा क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही जाना मेरा क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स होगा। ये दिमाग में रखना, ठीक है ना, उसको जितनी कवर करनी पड़ रही है भाई कॉमन सेंस है ये वाली चीज, तो वो चीज हो गई। और स्पीड के क्या है, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोरियोलिस फोर्स, जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, वेलोसिटी स्पीड जो भी हुआ, समझ में आया ना। अब देखो इम्प्लीकेशन नॉर्मली देख लो, कि मान लो मेरा जो है लैटिट्यूड जो है वो 0 है, ये मेरा 5 मैंने लैटिट्यूड रखा है ना, लैटिट्यूड मान लो मेरा 0, दैट मीन्स मैं इक्वेटर पर हूँ। जब मैं इक्वेटर पर हूँगा तो साइन 5 की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 वैल्यू आएगी, दैट मीन्स मेरा इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स जो होगा ना वो 0 लगेगा, दैट मीन्स कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा इक्वेटर के ऊपर। ये माइंड में याद रखना कि इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है। यही रीजन है कि हम लोगों के इक्वेटर पर साइक्लोन्स नहीं बनते, क्योंकि साइक्लोन बनने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो है कोरियोलिस फोर्स, साथ में टेम्परेचर वगैरह भी होता है, लेकिन मेन तो कोरियोलिस फोर्स ही है। नेक्स्ट इज, जब आप देखो 90 डिग्री अगर मैं डाल दिया, दैट मीन्स पोल हो गया, पोल पर मेरा क्या होगा, साइन 1 की वैल्यू, साइन 5 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, दैट मीन्स मैक्सिमम फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है कि नहीं, तो मैक्सिमम फोर्स लग मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें। तो डायग्राम अगर बना के आना है तो एग्जैक्ट आप जैसे बना के आना, देखो नॉर्मली ये रूल्स होते हैं कुछ, मैं यहाँ पे अभी बताता हूँ, रूल्स होते हैं यहाँ पर। देखो ये इक्वेटर है, ये अपना ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये भी देखो। अब मैंने बताया था कल की वीडियो में, क्या बताया था, यहाँ पे ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ठीक है कि नहीं है, यही तो बताया था मैंने, ये हाई प्रेशर है, याद रखना ये चीज़ भी नॉर्मली। अब देखो मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, मतलब देखो फेस दिख रहा है एरो का,
अभी ऐसा नहीं है कि इस वाले में नहीं, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे फेस बनाऊंगा, दैट मीन्स ये कैसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। समझ में आया ना? ये तो इन्होंने विंड की डायरेक्शन बता दी है, इसलिए वो चीज़ बता रही है, विंड के बारे में बता दिया है, तो इस चक्कर में ये ऐसे बताया, वही ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज जो मैंने कल बताया था। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मान लो मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर मैं सीधा भेजना वाला हूँ तो डिफ्लेक्ट किधर हो जाएगा, अपने राइट की तरफ। तो मतलब कोरिलेशन फोर्स के रूल समझ लेना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई वेलोसिटी हो और वो अच्छा खासा बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होगा, वो अपने डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट आपको फील होगा, एपरेंट, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ये एपरेंट है, वो खुद ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला है, वो नीचे की अपनी अर्थ जो है वो मूव कर गई है। अब अगर देखो, आप इसमें भी देखो, ये ऐसे देख रहे हैं तो इसका राइट हैंड जो हो गया ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसका राइट हैंड इधर हो गया। और नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी डायरेक्शन के कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट आप लोगों का हो जाता है। तो देखो ये जो डायरेक्शन है ये गया सीधा, अब देखो लेफ्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया, है कि नहीं? तो वो ये आप लोगों को समझ में आया ना, कल जो मैंने बताया था ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, तो ये वही विंड सिस्टम वाला सिस्टम, इसी के कारण ये होता है। समझ में आ गई नहीं वाली बात नॉर्मली? अब देखो यहाँ पर मेरा जो होगा ना, यहाँ पर वो डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मतलब इक्वेटर के ऊपर मेरा डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब देखो नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ किया, ये मेरा क्या है, इक्वेटर के पास में है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन मेरा कम होगा, है कि नहीं? मान लो कि ये वाली चीज़ चलो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये देखो नॉर्मली मैं यहाँ पर बनाया, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, तो दैट मीन्स मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा ना वो सिर्फ इतना सा होगा, है कि नहीं है? वैसे अगर इसको ऐसे और जाना होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो डेट मीन्स मेरा डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा, तभी तो ये इस तरीके से ऐसी चीज़ हो रही है, ना कि बिल्कुल ऐसे जा रही हो। ठीक है, अब ऊपर जहाँ से फेंकोगे तो देखो इस तरीके से मुड़ रही है ना, इसीलिए मुड़ रही है क्योंकि डिफ्लेक्शन ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। देखो यहाँ से कोई चीज़ गई, ये वैसे मेरी ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ कैसे हो जाएगी, ये पूरा डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से, है कि नहीं है? डिफ्लेक्शन अब ये ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, और डिफ्लेक्ट हुई, और डिफ्लेक्ट हुई, और डिफ्लेक्ट हुई, और डिफ्लेक्ट हुई, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आने वाली बात? तो मतलब यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये है अपना कोरियोलिस फोर्स। बस ये इसी से अपने प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये कैसा होता है वैसा होता है, बस, और घुमा के पूछ लेते हैं नॉर्मली। बस आप लोग तो बस ये समझ जाओ कि बस ये हकीकत में नहीं है, बट है, फोर्स फील होता है। अभी मैं आपको और बताऊंगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉमन सेंस लगाओ, आप एक बाइक चला रहे हो, एक बाइक चला रहे हो ऐसे, ये बाइक जा रही है, ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, आपकी बाइक बिल्कुल सीधी है, आपकी बाइक बिल्कुल सीधी है, और बहुत तेज बाइक स्पीड से चला रहे हो, बहुत तेज स्पीड से चला रहे हो, और यहाँ पर मेरा रास्ता जो है ना वो ऐसे मुड़ गया, एकदम से ऐसे मुड़ गया, रास्ता मुड़ा है आप नहीं, रास्ता मुड़ा है आप नहीं मुड़े, तो रास्ता मुड़ गया, ठीक है। अब मेरी बाइक जाएगी, जब आप यहाँ होगे तो ऑटोमेटिक आपकी बाइक तो सीधी ही है ना, आपकी बाइक तो टेढ़ी नहीं हुई है, लेकिन आपको क्या फील होगा कि मेरी बाइक बिल्कुल टेढ़ी हो गई, टिल्ट हो गई है मेरी बाइक, ऐसा लगेगा ना कि मैंने अपनी बाइक मोड़ी है। नहीं, आपने बाइक थोड़ी मोड़ी, आपका रास्ता ही मुड़ गया, तो आपको लग रहा है कि भाई मेरी बाइक मुड़ गई, मेरी बाइक टिल्ट हो गई, तो ऐसा तो नहीं है ना। समझ में आया ना? मतलब हो भी रहा है लेकिन है नहीं, और दूसरे दूर से कोई देखेगा बोलेगा अरे इसकी बाइक तो टिल्ट हो रही है, इसलिए तो बाइक बहुत मोड़ दी। आप लोगों ने एफ सीरीज वाले F1 रेसेस देखी होंगी, उसके अंदर मतलब F1 बाइक रेसेस जो होंगी वो बहुत ज़्यादा मोड़ के चलते हैं, और चलना भी पड़ता है क्योंकि मोड़ आ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी, है ना। नाउ देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, राइट साइड में होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ये किसने बोला? ये फेरल ने, विलियम फेरल ने 1856 में ही बोल चुके हैं। अब देखो आप एग्जाम में एरो बना के आओगे तो ये तो देखो मैंने डायरेक्ट इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया है, आप तो सिंपल ये करना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से करोगे तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से करोगे तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ये एक्चुअल में गया था, वही लिखा हुआ है स्टार्टिंग डायरेक्शन बट चेंज डायरेक्शन, ये हो गया। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में आप इस तरीके से कर देना, ये बन गया, ये ऐसे हो गया, ये बन गया, ये ऐसे हो गया। समझ में आने वाली बात, वही वाली बात बता दी। अब देखो ये जो है स्पीड देखो इस तरीके की, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी घूमने की, ये चूंकि अपना क्या है, अपनी डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई, दैट मीन्स इसकी जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है
इसकी अर्थ की रोटेशनल जो स्पीड है ना वो यहाँ पर मेरी क्या होगी, स्लो होगी। मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगेगा इसको तो कम ही लगेगा ना, अगर यहाँ कोई पॉइंट है यहाँ पे जहाँ कोई पॉइंट होगा तो वो तो कम टाइम में लगेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो अपना क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटर पे जो मेरी स्पीड होगी वो होगी 1600 किलोमीटर पर आवर के आसपास। फिर धीरे धीरे यहाँ की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। जो डिफ्लेक्शन वाली बात चल रही है किलोमीटर पर आवर वाली बात है, और यहाँ पर क्या होगा 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पर कितनी स्पीड है। एक्चुअली ये डाटा गलत है, ठीक है, ये डाटा गलत है। यहाँ की स्पीड जो होगी स्लो होगी, यहाँ की स्पीड ज़्यादा होगी, और इसमें उल्टा लिखा हुआ है। समझ में आने वाली बात। तो इसीलिए अपन इसकी स्पीड को काट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया नॉर्मली, ठीक है। सिग्निफिकेंस इन द क्लाइमेटोलॉजी एंड ज्योग्राफी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है भैया क्लाइमेटोलॉजी और ज्योग्राफी के अंदर। पहली बात देखो, मैंने बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पता चलेगा आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। भाई ग्लोबल विंड सिस्टम, मतलब ट्रेड विंड ही ले लो। अपने ट्रेड विंड कहाँ थे, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, वही अपने ट्रेड विंड थे। तो ट्रेड विंड चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वेस्टर्लीज, अब देखो ऊपर जाओगे वेस्टर्लीज कहाँ होती है आपकी, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही 30 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ तक, ये अपनी क्या होंगी वेस्टर्लीज। अब देखो प्री में कंफ्यूज किया था लोगों को, ये चीज़ है, बस यही चीज़ दिमाग में रखनी है, ये पट्टे आपको दिमाग में रखने हैं, प्रेशर बेल्ट दिमाग में रखने हैं, बस वही चीज़ें आप लोगों को आएंगी। समझ में आया। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये लो 1 2, ये अपना इक्वेटर हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये 0 30, ये को ले लो 60, ठीक है, 30 60, ये भी 60। ये मैं थोड़ा सा वेट ऐसे बना देता हूँ, ये मेरी अर्थ हो गई। ऐसी होती नहीं चपटी, लेकिन अब चूंकि बन नहीं रहा था इसीलिए मैंने ऐसा बना दी। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है। 90। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या आएंगी ट्रेड विंड, मतलब ईस्टर्लीज होंगी। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ, ये क्या हो जाएंगी मेरी वेस्टर्लीज हो जाएंगी। फिर यहाँ पर मेरी हो जाएंगी पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, तो ये भी हो गई है मेरी पोलर ईस्टर्लीज। तो बस वही चीज़ है। तो फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ड्यू टू द कोरिलेसिस। अब बताओ यहाँ पर वैसे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था मेरा वेस्टर्लीज को सीधा आना चाहिए था नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन नहीं आ रही ना। ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। किधर से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो एल्टीट्यूड इंक्रीज हो गया, ऑल्टीट्यूड बढ़ गया, ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो क्या होगा, मेरा जो अपनी जो एयर चल रही होगी, जो विंड चल रही होगी, विंड सिस्टम जो होगा वो मेरा किधर से किधर होगा, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा, है कि नहीं, कोरिलेसिस फोर्स के कारण। इसके विदाउट कोरिलेसिस फोर्सेस विंड वुड मूव डायरेक्टली फ्रॉम हाई से लेके लो प्रेशर पर, है कि नहीं है। बिल्कुल अपन ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन मॉडल जो है ना, हेडली फेरल और पोरल सेल वाला, वो अपन लोग वहाँ पर बना के आ सकते हैं। अब ये मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ और ये कल और ज़्यादा बताऊंगा, तो इसीलिए मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। जिस लोगों को नहीं समझ में आया ये चीज़, तो भाई वो मेरा लास्ट वीडियो देख लें इससे पहले का, ठीक है। ओशन करंट ये मैं ओशनोग्राफी में और डिटेल में बताऊंगा। बस आप ये समझ जाओ कि कोरिलेसिस के इंट्रैक्शन के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ओशन गायर्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ अटलांटिक गायर, गल्फ स्ट्रीम जो होते हैं ना, वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर होते हैं देन दी कनाडा एट द सेम लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड सेम है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप कौन सा है, ये वाला, यही है ना नॉर्थ वेस्ट यूरोप। अब देखो यूरोप वैसे क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, ये ठंडा इलाका होता है ना ऊपर का, अल्टीट्यूड पे तो चीज़ें ठंडी होंगी, लेकिन फिर भी ये कनाडा एट द स्मॉल लैटिट्यूड, कनाडा क्या होता है स्मॉल लैटिट्यूड, कनाडा का ये रहा, ये वाला इलाका, ठीक है। तो ये क्या हॉट होगा, 10 डिग्री वार्मर होगा। देखो इंग्लैंड में भी थोड़ा सा वार्मर हो रहा है, क्यों, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम इसको क्या कर रही है, गर्म कर रही है। देखो ये रही गल्फ स्ट्रीम जा रही है ना, ये देखो इस कनाडा वाले इलाके को क्या करेगी, गर्म करेगी, ठीक है। तो अटलांटिक करंट विद द गल्फ स्ट्रीम, ये समझ जाओ नॉर्मली। ये अब अगर कोरिलेसिस फोर्स नहीं होता
तो मेरा यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट ही नहीं करता, तो किस तरीके से वो मेरी इसको गर्म कर पाती। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा तब समझना, लेकिन ये मोटा मोटा ये समझ जाओ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं ना वो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स जो मेरा जो होगा पूरा का पूरा सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा उसके अंदर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज। ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज, ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया नहीं वाली बात? आई नहीं वाली चीज समझ में? तो कोई भी साइक्लोन इक्वेटर पर नहीं होते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स वहां पर जीरो होता है। कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है, समझ जाओ इस चीज को कि कोरियोलिस फोर्स घुमा देता है। इस चक्कर में तो घूमते, कोई भी चीज आपको घुमाना है तो आप क्या करोगे? उसको ट्विस्ट करोगे ना, तो ट्विस्ट कौन कर रहा है आप लोगों का? कोरियोलिस फोर्स कर रहा है। एग्जाम्पल ओडिशा सुपर साइक्लोन जो 1919 में आया था वो एंटी क्लॉकवाइज था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इंडिया साइक्लोन जो इंडिया इडाई में आया था, इडाई साइक्लोन जो था वो 2019 में आया था, वो क्लॉकवाइज था सदर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो नॉर्मली आप तो मोटा मोटा ये समझ जाओ, यहाँ पे मान लो लो प्रेशर है। देखो जो साइक्लोन्स जो होते हैं ना वो लो प्रेशर में ही होते हैं, जो लो प्रेशर जोन आ गया। अब लो प्रेशर में क्या होगा? मेरी चारों तरफ से जो हवाएं जो होंगी वो हाई प्रेशर से आएंगी, इधर से सब जगह से हाई प्रेशर से आएंगी। लेकिन जो मेरी हवा की डायरेक्शन होगी वो कैसी होनी चाहिए थी? बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हवा की डायरेक्शन मेरी सीधी होती तो क्या होता? डायरेक्ट इसमें आ जाती। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स क्या हुआ? ये अपने फेस के जो क्या हुई राइट साइड में मुड़ गई। तो ये इधर से जा रही है तो इसके राइट में मुड़ गई, देखो ऐसे मुड़ गई। ये जा रही है थोड़ी सी राइट में मुड़ गई, ये जा रही है थोड़ी सी राइट में मुड़ गई, ये जा रही है थोड़ी सी अपने राइट में मुड़ गई। अब ये राइट में मुड़ेगी तो दैट मीन्स वो क्या होगा? ट्विस्ट करेगा इसको। तो इसका मतलब जो मेरा जो होगा क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोन जो होगा वो मेरा कैसे जाएगा? मेरा एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर ले लगेगा। देखो ये फोर्स ऐसे लग रही है ना, देखो इधर से इसको डाला, इधर से इसको डाला, इसको डाला, तो क्या हो गया? मेरी डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज हो गई। समझ में आया ना? अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखो वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी, अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। ये इधर से इसको फोर्स डाला, इधर से इसको फोर्स डाला, इधर से इसको, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी मेरी। तो अब आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये रटने की जरूरत है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरा साइक्लोन जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं कि क्लॉकवाइज होते हैं। बस आप कोरियोलिस फोर्स का दिमाग में रखना कि बस वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे वो आप लोगों का डिफ्लेक्ट करा देता है। समझ में आया ना? नेक्स्ट इज जेट स्ट्रीम और एविएशन। अब देखो जेट स्ट्रीम क्या होती है? जो मैंने आप लोगों को कल विंड बताई थी, जो मैंने विंड सिस्टम बताया था, देखो वैसे तो मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट आप मोटा मोटा समझ जाओ कि ये अर्थ का सरफेस है। कॉमन सेंस लगाना, अर्थ के सरफेस के पास जो हॉरिजॉन्टल मेरी विंड होंगी उनको तो मैं सिंपल सा विंड बोलूँगा, चाहे ट्रेड विंड बोलूँ, चाहे ईस्टर्लीज बोलूँ, चाहे वेस्टर्लीज बोलूँ, चाहे पोलर ईस्टर्लीज बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, वो मेरी ये वाली चीज़ होंगी नीचे जो मेरे सर के पास सरफेस के पास में। अब क्या होगा? कुछ मेरी जो एयर होगी, अब क्या होगा? लो प्रेशर जोन पर जो होगा, लो प्रेशर जोन पर थर्मल कन्वेक्शन के कारण, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर क्या होगा? इक्वेटर के ऊपर गर्मी बढ़ेगी तो मेरे जो क्या होगा? यहाँ से ऊपर जो चीज़ ऊपर उठेगी, ये वाली विंड, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऊपर उठेगी, ये वर्टिकली ऊपर बढ़ गई। अब वर्टिकली ऊपर उठने के बाद क्या होगा? ये आपस में फैलेगी, चाहे इधर जाएगी चाहे इधर जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है तो ऊपर डाइवर्जेंस होगा। अब डाइवर्जेंस होगा दैट मीन्स वो इधर आएगी ना, अब इधर आके भी वो डायरेक्ट नीचे थोड़ी जाएगी, तो ऊपर भी क्या होगी? वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। दैट मीन्स अगर कोई भी विंड जो अर्थ के सरफेस पर ईस्टर्ली है वो मेरा एटमॉस्फेयर में ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा? वो मेरा वेस्टर्ली हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ना, उल्टी डायरेक्शन में आ गई ना ये चीज़, तो ये उल्टी डायरेक्शन में आ गई, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? जेट स्ट्रीम्स बोल रहा हूँ। ये हम लोगों की मॉनसून हुई अलग अलग चीज़ों में, और चाहे मॉनसून हुआ हमारे यहाँ के मॉनसून हुआ अपना मेडिटेरेनियन के पास में भी जो हुई, उसमें आप लोगों की ये हेल्प करती है जेट स्ट्रीम। समझ में आया? और एविएशन मतलब एयरप्लेन, आपको पता है एयरप्लेन हम लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ट्रोपोस्फीयर में उड़ता है। समझ में आया ना? नाउ अपर एयर सर्कुलेशन होता है जिसको हम लोग रोसबी वेव्स बोलते हैं, जो फॉर्म होती है किसके कारण? कोरियोलिस के कारण। ये हमेशा कोरियोलिस के कारण ही फॉर्म होती है। पायलट मस्ट एडजस्ट द फ्लाइट पाथ। अब देखो पायलट को हमेशा फ्लाइट पाथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो वो मुंबई कलकत्ता रूट पे जा रहा है ना, तो उसको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई नहीं, मुझे कोरियोलिस फोर्स को देखना है, तो इसी चक्कर में उस हिसाब से ही उसको एडजस्ट करूंगा मैं। मालूम आप कई लोग ये सोचते होंगे ना कि अरे नहीं यार अपन तो यहाँ से मुंबई उड़ाई,
ये मैं सीधा उड़ गया अपने कोलकाता पहुंच गया, है कि नहीं। बट ऐसा तो होता नहीं है ना, तो वो उसको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे ही लेके जाता है वो हमेशा, क्यों, कोरिलेस फोर्स के कारण। फैक्ट, जेट स्ट्रीम जो है ना पहली बार स्टडी की गई किसके द्वारा, वासारुबो ओइसी के द्वारा 1920s में, वासारुबो ओइसी के द्वारा 1920s में ये क्या की गई, जेट स्ट्रीम को स्टडी किया गया। देखो एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट दी जोग्राफर्स नेम, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, जब मैं जेट स्ट्रीम पढ़ाऊंगा तब भी ये चीज़ें मैं कराने ही वाला हूँ। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन आ गया है तो बार बार क्यों इस चीज़ को दिमाग में लगाए। जापान यूजिंग द वेदर बलून से ये समझ में आया जेट स्ट्रीम्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी, बेयर्स लॉ, क्या, बेयर्स लॉ, वेट। अब देखो स्लाइट एसिमेट्री होती है रिवर बैंक इरोजन के अंदर, है कि नहीं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर राइट बैंक इरोजन होगा ज़्यादातर, क्योंकि राइट साइड मुड़ रहा है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लेफ्ट बैंक इरोजन होगा बहुत ज़्यादा, समझ में आया ना। ऐसा नहीं है कि अपना लेफ्ट बैंक नहीं होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, भाई वो भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल वोगा रिवर जो है ना वो बिल्कुल कोरिलेस इन्फ्लुएंस को दिखाती है, समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, कि नहीं है, ये समझ में है कि नहीं है, ठीक है। नाउ मिसकंसेप्शन देख लो, नॉर्मली ये 5 चीज़ों का तो इफेक्ट कर ही रहा है। एक मिसकंसेप्शन है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मेरा जो है साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, दैट मीन्स वहाँ पर हर चीज़ जो रोटेट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे हर चीज़ जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो आप लोगों के माइंड में ये नहीं आएगा कि भाई मैं अगर फ्लश करता हूँ किसी भी सिंक में या उसमें, अगर मैं फ्लश करता हूँ दैट मीन्स मेरा जो वाटर होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्या जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जाएगा। क्या आप लोगों के माइंड में ये आएगा? तो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई ये कोरिलेसिस फोर्स जो लगती है ना वो बहुत बड़े उस पर लगती है। अब ये बेसिन शेप हुआ, टर्बुलेंस हुआ, कुछ भी हुआ, भाई ये तो बहुत छोटे हैं ना, कॉमन सेंस लगाओ, इतने से चीज में क्या कोरिलेसिस फोर्स यूज होगी बताओ मुझे। तो मतलब मोर देन 1000 किलोमीटर अगर स्केल हुई किसी भी जगह की, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा पानी भरा हुआ है, बहुत जगह यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या आ गया, नीचे इस पर पानी जा रहा है, मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पर मेरा घूमेगा, क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्दर्न साइड में। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब जो होगी आप लोगों का लार्ज स्केल मोशन होगा, लगभग 1000 किलोमीटर की भी ज़्यादा, 1000 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए, 1000 या 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर आपने भगोनी में अगर वो पानी हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, नहीं ना। तो वही चीज़ है, पहला मिसकंसेप्शन। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि ये कोरिलेसिस फोर्स जो है ना वो रियल फोर्स है भाई, और जिससे मेरा जो होता है ना वो एयर पुश होती है, ठीक है। लोग ये बोलेंगे कि भाई कोरिलेसिस फोर्स है ना एयर को पुश कर दिया, एयर तो मेरी ऐसे जा रही थी लेकिन मेरी तो ये राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये नहीं है हकीकत में, दिमाग में रखना। मैंने बताया ना कि डिफ्लेक्ट हो गई, बट ऐसा तो है नहीं है भाई, ये कोई रियल फिजिकल पुश नहीं है, बट एपरेंट डिफ्लेक्शन है जो कि ऑब्जर्व होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो होती है ना वो खुद से ही रोटेट कर रही है, ठीक है। तो मतलब एग्जाम में क्या लिखोगे कि इट इज अ सूडो फोर्स, क्या बोलोगे, इट इज अ सूडो फोर्स। आपको लगता है कि फोर्स लग रही है लेकिन है नहीं, समझ में आया ना। आपको लगता है, वो याद है ना आपको रोसेस वाला, मुझको लगता है कि, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ इस चीज़ में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो उसमें है कि लगता है तो ये है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे की अर्थ अगर मूव करे, अब कॉमन सेंस लगाओ, आप भी अगर कोई चीज़ फेंकते हो नीचे से कोई चीज़ आ जाएगी तो क्या बोला, अरे यार ये तो पॉइंट नंबर 1 पे गिरनी चाहिए थी। मान लो अगर मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर कोई क्या जा रहा है, एक व्हीकल निकल रही है, ठीक है, यहाँ से एक व्हीकल निकल रही है, मैंने तो क्या किया, एक पत्थर क्या किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया धीरे धीरे से, और ये व्हीकल क्या हुई, यहाँ से निकली और यहाँ पर आ गई ये व्हीकल, ठीक है, ये व्हीकल आ गई। तो तुमने क्या किया, ये पत्थर फेंका, इसका कहाँ पर फेंका नॉर्मली, अब ये तो आप देख पा रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने जैसे ही एक स्टोन थ्रो किया तो क्या हुआ, जैसे ही ये मेरी यहाँ पर व्हीकल यहाँ आएगी तो मेरा पत्थर कहाँ गिरेगा, इस व्हीकल के ऊपर गिरेगा। तो और व्हीकल वाला आपसे फाइट करने लगेगा कि भाई तूने इस पर क्यों गिराई, है ना। तो दैट मीन्स वो क्या बोलेगा कि तूने पत्थर मेरी गाड़ी पर गिराया, लेकिन हुआ क्या
गाड़ी पत्थर के नीचे आई है और पत्थर तो वहीं जाना था जहां पर जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ये चीज। लेकिन ये बड़ी स्केल में वो चीज हो रही है, वो घूम रही है, वो सब चीजें हो रही है, वो चीज अपनी कोरिलेसिस फोर्स है। तो दिमाग में रखना, अपने बोलने के लिए अपन बोल देते हैं कि भाई मेरा पत्थर मूव कर गया, मेरा पत्थर गाड़ी पे गिर गया, नहीं, गाड़ी आके पत्थर से टकरा गई है, मतलब गाड़ी के पत्थर के नीचे आ गई है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आ गया। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल कंसेप्ट है। समझ में आई ना। थिंकर्स देख लो कोरिलेसिस फोर्स के ऊपर, थिंकर क्या हो जाएंगे, फेरेल्स लॉ, हेडलीज लॉ, रोसबी लॉ और बेयर्स लॉ। ठीक है, फेरेल्स लॉ, लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड, फेरेल लॉ, लॉ ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड। वही मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो मेरी किधर जाएगी, राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगी। हेडली सेल नीड्स, अब इसको क्या चाहिए, कोरिलेसिस फोर्स चाहिए जिससे वो सस्टेन कर पाए ट्रेड विंड्स को। ठीक है, अब ये कल मैं जब बताऊंगा ना आप लोगों को सारे सेल्स के बारे में, ट्राइसेलुलर मॉडल बताऊंगा, तो आप लोगों को ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। रॉसबी 1939 में एक्सप्लेन किया कि प्लैनेटरी वेव्स जो हैं, जेट स्ट्रीम्स है ना, उनको इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। बेयर्स लॉ, बेयर्स लॉ मतलब रिवर ना, रिवर जो है वो एसिमेट्री है ड्यू टू द कोरिलेसिस इफेक्ट। मैंने बताया था ना कि जो अपना जब जो कोरोशन होता है तो क्या होगा, अपना कोरोजन होगा तो क्या होगा, अपना राइट हैंड साइड में होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो वही चीज़ है, इसने क्या किया, छाड़ दिया उस चीज़ को। ना कंक्लूड, अगर इस चीज़ को करें, कंक्लूड करें, तो कोरिलेसिस फोर्स क्या है, एक बैकबोन है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर और ओशनोग्राफी के अंदर। ये एक्सप्लेन करता है विंड बेल्ट को, ओशन करंट को, जेट स्ट्रीम को, साइक्लोन्स को, मॉनसून को, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये एक इनविजिबल है बट ओमनी पेरेंट है, यही सब कुछ है। द हिडन हैंड ऑफ द अर्थ रोटेशन गाइडिंग क्लाइमेट, यही है। एग्जाम टिप में अगर करोगे तो ऑलवेज कनेक्ट करना कोरिलेसिस फोर्स को किसके साथ, प्रेशर बेल्ट के साथ, ग्लोबल विंड के साथ, ओशन करंट के साथ, साइक्लोन्स के साथ। पूरा का पूरा आंसर लिखने के लिए भाई इसको आपको यूज करके आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी लिख दो इससे रिलेटेड। देखो प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन आएगा तो करोगे, ग्लोबल विंड का आएगा, ओशन करंट का आएगा, साइक्लोन्स का आएगा, सब में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोरिलेसिस फोर्स के बारे में बताना पड़ेगा, चाहे एक लाइन हो चाहे दो लाइन हो। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब अपना ये हो गया अपना कोरिलेसिस फोर्स। सेकेंड इज आइसोथर्म, सेकेंड इज आइसोथर्म। अब देखो नॉर्मली मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आप लोगों को, स्पेसिफिक हीट वाली बात बताई थी, स्पेसिफिक हीट वाली बताई थी कि जो मेरा वाटर होगा उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होगी और जो मेरा लैंड होगा उसकी स्पेसिफिक हीट जो होगी वो कम होगी। दैट मीन्स वाटर जो होगा वो देरी में गर्म होगा, उसको गर्म होने के लिए या ठंडा होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और लैंड को गर्म होने के लिए और ठंडा होने के लिए टाइम कम लगेगा। तो इसी के कारण क्या होगा, अब इसके कारण क्या होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और चूंकि कुछ एटमॉस्फेयर में भी कुछ ना कुछ होता रहता है फिनोमेना, तो क्या होता है, मेरा एटमॉस्फेयर के अंदर मेरा टेम्परेचर जो होगा वो ऐसे नहीं होगा। मैंने जैसे बेल्ट बना दिए थे, मैंने बोल दिया था कि इस इलाके में क्या होगा, मेरा टेम्परेचर सेम होगा। द आंसर इज नो भाई। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई फिनोमेना के कारण यहाँ पर 30 डिग्री है, फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, मान लो यहाँ पे फिर मेरा हो जाएगा 21, फिर मेरा यहाँ पे 30 हो गया, फिर मेरा यहाँ पे 30 हो गया, ये मेरा 30 हो गया, इस तरीके से ये मेरा 28 हो गया, ये मेरा 30 हो गया। दैट मीन्स मेरी जो आइसोथर्म होंगी ना वो लाइन होंगी जहां पर मेरे टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, यहाँ देखूंगा ये 30 है, ये 30, ऐसे मैं मिलाते जाऊंगा 30 को, जैसे 30 को मिला दिए, 30 को मिला दिए, 30 को मिला दिया, तो ये जो लाइन, जो टेढ़ी में से लाइन गई है वो क्या होगी, मेरी आइसोथर्म कहलाएगी। समझ में आया ना। मैप के अंदर अपन लोग ये चीजें कनेक्ट कर देते हैं, तो बस वही चीज है अपन लोग आइसोथर्म। अब आइसोथर्म जो होगा ना वो टाइम के साथ साथ शिफ्ट होता जाता है, शिफ्ट होता जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है ना अलग अलग जगह पर शिफ्ट होता है, उसके बारे में अपन लोग ये चीजें देखेंगे, इसीलिए हम लोग आइसोथर्म्स पढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के विंड सिस्टम में, विंड सर्कुलेशन में, अपने कॉमन सेंस लगाओ, अपने साइक्लोन्स में, मानसून्स में, सब में ये चीजें यूज होंगी, इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आइसोथर्म्स आर द इमेजिनरी लाइन। ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि ड्रॉ होती है मैप्स के ऊपर, जो कि कनेक्ट करती हैं पॉइंट ऑफ इक्वल टेम्परेचर को। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर पिक्चर देती है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का, टेम्परेचर का, और क्रूशियल होती है अंडरस्टैंड करने में क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और ओशन करंट को, है ना। तो एग्जाम के अंदर आइसोथर्म जो होता है ना उसको कैसे लिंक करोगे आप भाई, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में लिंक करना, मॉनसून में लिंक करना, करंट और रीजनल क्लाइमेट कंस्ट्रक्ट में इसको क्या करना, लिंक करना। समझ में आने वाली बात
अब देखो नॉर्मली एग्जाम में चाहो तो आप इस तरीके से लगा सकते हो कि भाई ये मेरे आइसोथर्म्स हैं, हीट टेम्परेचर मेरा इस तरीके का हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे आइसोथर्म्स कैसे हो रहे हैं? देखो ये रहा, ये मेरा इक्वेटर है, यहाँ पे लगभग मेरा 45 डिग्री हो गया, मतलब लगभग हाफ वे हो गया बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, और फिर यहाँ पर ये पोल हो ही आ गया यहाँ पर नॉर्मली, ठीक है। अब देखो ये मेरा इक्वेटर है, यहाँ पर देखो कितने चेंजेस आ रहे हैं इसके आइसोथर्म्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे 80 है, ये देखो पूरा ये नीचे की तरफ चला गया अपना लैंड के ऊपर, फिर ये ऊपर आया, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है ना, दिख रहे हैं ना आपको चेंजेस? देखो कितने चेंजेस है। ऊपर देखो लगभग पैरेलल मानेंगे, लेकिन हल्का सा शिफ्ट हो रहा है ऐसे, है कि नहीं है? वो मैं आपको अभी आगे और बता दूं ये किस तरीके से ऐसे मोड़ के हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, समझ में आएगी ये वाली बात। अभी मोटा मोटा समझ में आया कि ये आइसोथर्म्स बने हुए हैं अपने, समझ में आया ना ये वाली चीज़। अलग अलग ऐसे ऐसे नहीं है कि अब देखो यहाँ पे 70 है, 70 का सीधे ऐसे है नहीं, देखो यहाँ पे 70 है, यहाँ 70 है, यहाँ 70 है, 70 मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 70 इस तरीके से चल रहा है, समझ में आया ना। अब एग्जाम में तो इतना बना नहीं पाओगे, तब तो ऐसा बना के आया ना नॉर्मली, समझ में आया ना ये वाली बात। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोथर्म्स, जनरली ट्रेंड ईस्ट वेस्ट, कहाँ पर? ईस्ट वेस्ट में होता है, पैरेलल टू द लैटिट्यूड, जनरली लैटिट्यूड के ही पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि इंसोलेशन डिपेंड करता है लैटिट्यूड के ऊपर, ना कि लॉन्जिट्यूड के ऊपर, समझ में आई ना ये वाली बात। हमेशा लगभग जो पैरेलल होता है लैटिट्यूड के ऊपर होता है जनरली, रेयरली स्ट्रेट होता है भाई, स्ट्रेट बहुत कम होता है। अब देखो यहाँ पर आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है भाई, देखो ये है थोड़ा सा स्ट्रेट बस इलाके में यहाँ पर नॉर्मली, लेकिन स्ट्रेट तो नहीं है ना, है कि नहीं? देखो ये पैरेलल टू द लैटिट्यूड हो गया, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, ये देखो कई जगह, हर जगह कहीं भी स्ट्रेट नहीं है। तो वही है कि रेयरली स्ट्रेट होता है, ये इरेगुलरिटीज दिखाते हैं, बेंडिंग नॉर्थ और साउथ, बेंडिंग नॉर्थ और साउथ ड्यू टू द मॉडिफाइंग फैक्टर, कुछ मॉडिफाइंग फैक्टर होते हैं, इसके कारण ये नॉर्थ या साउथ की तरफ बेंड कर जाते हैं। अब देखो ये सीधा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, अब ये किधर बेंड कर गया? ये नॉर्थ की तरफ बेंड कर गया। फिर ये कब की बात, अब ये मैं बताऊँ टाइम वाले बात, ये कब नॉर्थ में करता है, कब साउथ में करता है। अब देखो ये नॉर्थ में किया, दैट मीन्स ये मेरा जो लैंड एरिया है वहाँ पर साउथ में कर जाएगा, देखो ये साउथ में कर गया, फिर ये अपना सी एरिया हो गया तो नॉर्थ में कर गया, फिर साउथ, ऐसे तरीके से चलता जा रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लोगों को इंसाइट मिलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी के, ओशनिसिटी के, विंड के और करंट के, समझ में आने वाली बात। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आइसोथर्म पैटर्न, फैक्टर जो हैं जो कि आइसोथर्म पैटर्न को अफेक्ट करेंगे वो देखो कौन कौन से हैं। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी, देखो मैंने बताया था कॉन्टिनेंटलिटी एंड ओशनिसिटी, कॉन्टिनेंटलिटी एंड ओशनिसिटी, मैंने बताया था कि लैंड हीट जो होता है ना, और हीट और कूल जो होता है ना, फास्टर देन वाटर होता है। दैट मीन्स आइसोथर्म जो होंगे ना वो बेंड करेंगे पोलवर्ड ओवर द ओशन, कहाँ पर? मतलब ओशन में जो आइसोथर्म होंगे ना वो पोल की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे पोल की तरफ? क्योंकि उधर क्या होगा, आप लोगों का जो सी जो है, ओशन जो है वो आप लोगों का हॉट है कि नहीं? हॉट है क्योंकि धीरे से हट है, और जो आपका इक्वेटर वर्ड जो होगा वो कॉन्टिनेंट होंगे क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर है। दैट मीन्स जिधर आप लोगों का टेम्परेचर दिखाई देगा वो उधर ही आपके शिफ्ट हो जाएंगे नॉर्मली, समझ में आया ना। ये अभी और बताता हूँ ये चीज़ के बारे में, और एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को मैं अभी। ओशनिक करंट देखो, वार्म करंट, ओशनिक करंट में अगर बात करोगे तो वार्म करंट मतलब गल्फ स्ट्रीम देख लो, ये क्या करेगा, पोलवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ आप लोगों का वार्म करंट है जो कि डिफ्लेक्शन ऑफ आइसोथर्म्स है। कोल्ड करंट जो होंगे जैसे पेरू करंट है वो इक्वेटर वर्ड जाएंगे डिफ्लेक्शन ऑफ आइसोथर्म के कारण। तो दिमाग में रखना कि जो मेरे आइसोथर्म्स हैं वो तो पोलवर्ड जाएंगे किधर, जब माइल्डर टेम्परेचर होगा, और जो इक्वेटर वर्ड जाएंगे कॉन्टिनेंट के ऊपर जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा। लेकिन ओशन करंट जो होंगे उनमें से वार्म करंट जो होंगे ना वो पोलवर्ड जाएंगे, और जो कोल्ड करंट होंगे वो इक्वेटर वर्ड जाएंगे। ये दिमाग में रखना, समझ में आया ना। अब आप कंफ्यूजन हो गए होंगे नॉर्मली, मैं अभी आपको कंफ्यूजन और क्लियर करता हूँ अभी नॉर्मली इस चीज़ में, जैसे ही अपना डायग्राम आएगा, समझ में आया ना। अभी तो मैंने जुलाई और उसमें चेंज करना बताऊँगा ना। वेट ये हैंग हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, अभी दोबारा करता हूँ। यह सब ठीक हो गया है। देखो अब क्या है, नेक्स्ट इज प्रिवेलिंग विंड्स। तो विंड जो होती है ना वो हीट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, याद पता होगा आप लोगों को, विंड जो होती हैं वो हीट को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जो ऑनशोर विंड्स जो होंगी, ऑनशोर विंड्स होती कौन सी है, वही अपने सी वाली और अपने लैंड एरिया जहाँ पर मिलता है ना, यहाँ पर जो विंड चलती है उनको क्या बोलते हैं अपन,
ऑनशोर विंड्स बोलते हैं। तो ऑनशोर विंड्स जो होती है ना वो मॉडरेट टेम्परेचर की होती है, स्मूथ होती है आइसोथर्म इस इलाके में। क्यों? क्योंकि ये मेरी सी से इसकी लैंड की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये तो मॉडरेट टेम्परेचर होगा। बट जो मेरा टेम्परेचर लैंड से अगर सी की तरफ आ रही होगी विंड, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो शार्प कंट्रास्ट होंगे, तो ये आइसोथर्म की तरफ बेंड करेंगे ऑफशोर विंड्स। नाउ आल्टीट्यूड एंड रिलीफ, तो हायर आल्टीट्यूड में लोअर टेम्परेचर होता है, तो माउंटेन रेंजेस जो होंगे ना जैसे रॉकी, हिमालय, जो क्या करेंगे वो बैरियर की तरह एक्ट करेंगे और एब्रप्ट करेंगे आइसोथर्म शिफ्ट को। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब देखो जो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, सीजनल वेरिएशन ऑफ द आइसोथर्म्स। क्या? सीजनल वेरिएशन ऑफ द आइसोथर्म। अब एक बात मुझे बताओ, नॉर्मली सोच के बताओ कि हम लोगों के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जनवरी में क्या होगा? जनवरी में क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर? सदर्न हेमिस्फीयर की मैं बात नहीं करूँगा, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में क्या होगा? विंटर टाइम होगा, है कि नहीं है? विंटर टाइम होगा। दैट मीन्स सर्दियां पड़ेंगी तो क्या होगा? आप लोगों का जो लैंड एरिया होगा वो क्या होगा? आप लोगों का ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा। किसके उसमें कंपैरिजन में? आप लोगों के ओशन के कंपैरिजन में। दैट मीन्स मेरा जो ओशन है वो क्या है? हॉट है, ठीक है? जो मेरा ओशन है वो मेरा हॉट है, और जो मेरा लैंड एरिया है वो मेरा कोल्ड है कि नहीं? अब अगर मेरा कोल्ड है दैट मीन्स मेरी जो अपनी आइसोथर्म जो होंगी, अब देखो ऊपर वाला इलाका क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। कहाँ पर? ये इलाका ठंडा हो जाएगा। दैट मीन मेरा जो सन है, मैं भी आपको इसमें डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो इस टाइम पे मेरा सन किधर होगा? वो मेरा सन होगा इधर। जनवरी में लगभग यहाँ होगा ना मेरा सन, जीरो से इधर की तरफ सन होगा। दैट मीन्स मेरी जो रोशनी जो पड़ रही होगी ना डायरेक्ट इधर पड़ रही होगी, तो यहाँ पर तो मेरी सर्दी आ गई। जब ये सर्दी आ गई दैट मीन्स मेरा जो लैंड एरिया ये तो ठंडा हो जाएगा, पूरा का पूरा ये ठंडा हो गया, है ना? ये मेरा लैंड एरिया जो पूरा ठंडा है, तो दैट मीन्स मेरी जो आइसोथर्म है, मतलब जो गर्मी है वो किधर शिफ्ट होगी? नीचे की तरफ शिफ्ट होगी ना। तो दैट मीन्स मेरा ये कहाँ हुआ? पोल की तरफ मेरा आइसोथर्म शिफ्ट हो गया। तो बस यही देखो, ये लाइन दिख रही है ना आप लोगों को? वैसे लाइन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये पोल की तरफ शिफ्ट हो गया। और इस टाइम पर मेरा जो ओशन करंट है वो क्या हो गया? मेरा हॉट है। ओशन वाटर ही मान लो, ओशन जो है वो मेरा हॉट है। तो जब हॉट होगा तो ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना? ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट मीन जो मेरा इधर है तो ये मेरा किधर की तरफ जाएगा? नॉर्थवर्ड साइड जाएगा। याद रखना, हो गया ना माइंड में? नॉर्थवर्ड साइड जाएगा। तो बस ये बेंडिंग का ही बताते हैं कि जो गर्मियों में, जो सर्दियों में, जनवरी में, सीधा बात बोलो, जनवरी में लैंड एरिया पर आइसोथर्म मेरा पोलवर्ड साइड मूव, इसके इक्वेटर साइड मूव होती है, और जो मेरा ओशन जो है उधर मेरा जो होगा वो किधर होगी? आइसोथर्म शिफ्ट मेरा पोलवर्ड साइड होगी। समझ में आ गई ना ये वाली बात नॉर्मली, है ना? बस वही चीज़ मैं बताऊंगा। देखो कॉन्टिनेंट क्या होता है? फास्टर कूल होता है, तो आइसोथर्म जो होंगी ना वो बेंड करेंगी साउथवर्ड ओवर द लैंड, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ओशन जो होगा ना वो हमेशा गर्म रहेगा, तो इसीलिए मेरी जो आइसोथर्म होंगी ना जो होंगी बेंड करेंगी नॉर्थवर्ड ओवर द ओशन। नाउ एग्जाम्पल 0 डिग्री आइसोथर्म जो होंगी ना वो डिप टू द 20 डिग्री नॉर्थ ओवर द एशिया, 0 डिग्री वाली, शोइंग इंटेंस कोल्ड ऑफ द साइबेरिया। ये आप लोगों को दिखाता है कि भी साइबेरिया में इंटेंस कोल्ड है। तो इस तरीके का आप वहाँ पर डायग्राम बना के आ सकते हो। भाई एग्जैक्ट जिन दिखाना, बस आपको दिखाना है कि इधर चली गई, ये ऊपर चली गई। अब अगर मैं बात करूं जुलाई की बात, तो जुलाई में मेरा यहाँ पर क्या होगा? जुलाई में होगा सीधी बात, नॉर्मली मेरा यहाँ पर होगी गर्मी, है कि नहीं है? यहाँ पर मेरा समर सीजन आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा सन है वो मेरा कहाँ होगा? वो यहाँ पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, है कि नहीं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड होगा। दैट मीन्स मेरा जो लैंड एरिया है वो क्या होगा? मेरा काफ़ी हॉट हो जाएगा, है ना? वो काफ़ी हॉट हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगी? वो मेरी नॉर्थवर्ड मूव करेगी आइसोथर्म। तो मेरी जो आइसोथर्म है वो नॉर्थवर्ड मूव कर गई, लेकिन ओशन जो होगा ना वो तो कूलर ही है, पहले से ठंडा है, और इतनी जल्दी वो गर्म होगा नहीं। तो इसका मतलब वो साउथवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब जुलाई के अंदर ये जो आइसोथर्म है ना वो लगभग हम लोगों की स्ट्रेट दिखाई देती है। देखो स्ट्रेट दिखाई दे रही है ना। अब देखो ये ऑनशोर और ऑफशोर पर, देखो ऑनशोर और ऑफशोर पर ये डिफ्लेक्ट होती है, ये दिखाई दे रही है।
ऑनशोर और ऑफशोर पर ये डिफ्लेक्ट होती है। रीजन इज कोरिलेस फोर्स, है कि नहीं? तो वो चीज़ें आ गई, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो ये ऑनशोर और ऑफशोर पर जो हुई ना, देखो यहाँ पर हुई चेंज, ये हुई, क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द कोरिलेस फोर्स एंड, केवल ये नहीं भाई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, एंड थर्मल डिफरेंसेस, अपना ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड, ये भी तो आप दिमाग में रखोगे ना। तो बस वही चीज़ है। एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म जो राइज करते हैं टू 60 डिग्री नॉर्थ इन यूरेशिया बट स्टे लोअर ओवर द एंटार्क्टिक। समझ में आई नहीं वाली बात? आ गई ना। अब देखो नॉर्मली यही चीज़ मैं आपको इस पर दिखा दूँ, ये देखो ये हुआ, इधर क्या हुआ सर, गर्मी आई। अब ये वाला ये दिख रहा है ना, ये नीचे पहले नहीं था ना यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टेट, यहाँ पर गर्मी आई तो दैट मीन यहाँ पर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। देखो सब कुछ। अब देखो एक और चीज़ देखना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में एक चीज़ का अंतर होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरे जो आइसोथर्म्स होते हैं ना वो कम स्ट्रेट होते हैं। दैट मीन्स ये जो आइसोथर्म है ना, वेट, जनवरी का बता दिया ये मैंने, ये रहा जुलाई का। जो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, ये डिफ्लेक्शन नॉर्थ में और साउथ में दिखाई देखने को मिलती है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में इतना बहुत कम होता है। ये ज़्यादातर पैरेलल लाइन्स अपन को देखने को मिलती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। द रीज़न बिहाइंड इट कि हम लोगों का जो लैंड एरिया है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है कि नहीं है? देखो कितना सारा लैंड एरिया सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों का लैंड एरिया कम है। तो दैट मीन्स हम लोगों की जो आइसोथर्म होंगी यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रेट दिखाई देंगी, इसमें ज़्यादा एनोमलीज होगी, इसमें कम एनोमलीज होगी। ये भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एग्जाम्पल ऑफ द आइसोथर्म डिफ्लेक्शन, अब देखो एग्जाम्पल देख लो कि कैसे कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। यूरोप वर्सेस कनाडा, 50 डिग्री नॉर्थ का इलाका है। यूरोप इज वार्मर ड्यू टू द गल्फ स्ट्रीम शिफ्टिंग आइसोथर्म नॉर्थ। क्या होता है, यूरोप जो होती है ना वो वार्मर होती है, क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो होती है ना वो आइसोथर्म नॉर्थ को शिफ्ट कर रही है। मैंने आपको उसमें डायग्राम नहीं दिखाया क्या? चलो मैं डायग्राम दिखा दूंगा अभी जैसे होगा, वैसे तो मैंने बताया होगा आप लोगों को। यही डायग्राम बताना था मुझे, ये डायग्राम है ना यही वाला, ये देखो। अब मेरा यूरोप जो होगा ना वो थोड़ा सा वार्मर होगा क्योंकि ये शिफ्ट कर रहा है ना इस चीज़ को, बस वो समझ लो। अब ये बार बार मैं दिखाऊंगा नहीं, आप लोग ये समझ जाना नॉर्मली कि ये वाला डायग्राम है। अब डायरेक्ट पॉज कर करके ले लेना, समझ में आया ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई में आइसोथर्म जो होता है ना बेंड हो जाता है शार्पली नॉर्थ की तरफ, रिफ्लेक्ट करता है इसको मॉनसून हीटिंग को, ठीक है। पेरू चिली कोस्ट जो है ना वो कोल्ड पेरू करंट जो होंगे वो बेंड करेंगे आइसोथर्म इक्वेटर पर और एरिड एटाकामा डेजर्ट को। समझ में आने वाली बात? अब आप बोलोगे कि अरे हमें तो ओशन करंट आता ही नहीं, ये कोल्ड पेरू करंट क्या होते हैं, ये आइसोथर्म्स इक्वेटर पर क्या होता है? भाई अभी बस ये दिमाग में रखो, जब अपन ओशनोग्राफी पढ़ेंगे ना अपन को सारे के सारे करंट समझ में आ जाएंगे, चाहे नाम याद नहीं हो लेकिन आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि कौन सी जगह गर्म कोल्ड है, कौन सा है ना हॉट है, और ऑटोमेटिक आप खुद से लगा दोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन ऑप्शनल में कर रहे हैं ना, कोई वैसे तो कर नहीं रहे प्री और पीएससी वगैरह में, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द आइसोथर्म, सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोथर्म क्या है भाई? क्लाइमेटोलॉजिकल टूल है, एक्सप्लेन करता है कॉन्टिनेंटल वर्सेस मैरीटाइम क्लाइमेट को, सर्कुलेशन लिंक करता है, विजुअल प्रूफ होता है विंड करंट टेम्परेचर रिलेशनशिप को, मॉनसून अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि जुलाई में आइसोथर्म जो होता है ना नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिससे हम लोगों का थर्मल लो ओवर द इंडिया दिखाई देता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है जैसे फिशिंग और एग्रीकल्चर डिपेंड होता है आइसोथर्म पैटर्न के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। स्कॉलर्स एंड थ्योरीज, स्कॉलर्स एंड थ्योरीज। नाउ देखो हान, एक है हान आइसोथर्म से रिलेटेड, इनने क्या किया, सिस्टमेटिक स्टडी की आइसोथर्म मैप की। आइसोथर्म मैप जो आपको देखने को मिलते हैं वो मैक्सिमम इनने स्टडी की है हान ने। त्रेवर्दा और हार्क, अब इसको तो अपन वैसे ही पढ़ने वाले हैं, त्रेवर्दा और हेयर। तो सीजनल शिफ्टिंग है आइसोथर्म की एज द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। अपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये त्रेवर्दा पढ़ना ही पढ़ना है, बट दिमाग में रखो कि भाई ये इन्हीं ने बात की है सीजनल शिफ्ट ऑफ द आइसोथर्म की। नाउ बेरी एंड कॉर्ले, आइसोथर्म डिफ्लेक्ट करते हैं एज अ इंडिकेटर ऑफ द डायनामिक क्लाइमेटिक प्रोसेस में। समझ में आने वाली बात? इस चीज़ को इंक्लूड अपन कंक्लूड कर सकते हैं आइसोथर्म को। आइसोथर्म आर नॉट मेयरली कैटास्ट्रॉफिक फीचर, ये कोई कैटास्ट्रॉफिक फीचर अकेले नहीं है, बट क्लाइमेटिक थर्मोमीटर हैं अर्थ के, ठीक है। देयर डिफ्लेक्शन प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लैंड सी कंट्रास्ट, मतलब लैंड और सी का कितना हो रहा है, ओशन करंट, प्रिवेलिंग विंड्स
रिलीफ फीचर। आप देखो मानसून का जो रिट्रीटिंग मानसून होगा ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं समझने में। 10 द स्टडी ऑफ द आइसोथर्म इज इसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल सर्कुलेशन, मानसून डायनामिक, रीजनल क्लाइमेट एंड कॉन्ट्रास्ट। समझ में आया ना? चाहो तो फ्लो चार्ट बना सकते हो, इंसोलेशन, लैंड ओशन कॉन्ट्रास्ट, प्रेशर बेल्ट, विंड करंट, आइसोथर्म डिफ्लेक्शन एटसेट्रा। समझ में आने वाली बात। अब नॉर्मली, अब आपका होमवर्क देखा, आपको क्या करना, क्या है, इस टॉपिक के ऊपर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और आप लोगों को डायग्राम्स बनाने हैं। अब देखो मुझे ना, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे कल ही एक मेल आया, उसमें कुछ एक ही मेल आया, उसमें एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप हमें थ्योरेटिकल आप बताते हो, आपने कभी भी इसमें ज़्यादातर मैथ्स बना ही नहीं है, लेकिन अब जब आपने इंट्रोड्यूस किया था ये सीरीज़, तो आपने बोला था कि मैं आप लोगों को डायग्राम्स दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई अगर मैं सारे डायग्राम दूंगा तो आप अपने माइंड से कैसे बनाओगे, पहला आंसर। दूसरा है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि वो डायग्राम्स कैसे बताने हैं, तो आज अब के बाद से जब जितने भी मैं बताऊंगा तो उसमें मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर ये वाला डायग्राम यूज होगा। और वैसे भी जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो डायग्राम ऑटोमेटिक बनाता चला जाता हूँ, तो आपको वही डायग्राम बनाने हैं, कोई स्पेशल डायग्राम नहीं बनाने हैं। मैं कॉपी और पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो आप लोग, इस लेक्चर में जो आप लोगों को कॉपी पेस्ट दिखाया ना, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि जो रियल एग्जाम में नहीं आता, आप बस समझने के लिए वो हो जाएगा, लेकिन जो रियल एग्जाम में बनाने होते हैं वो अलग होते हैं, हैंडमेड डायग्राम्स होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते ही समझा देता हूँ, तो आप उसको ही बनाओ। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाओ कि भाई मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो उसमें आप लोगों को डायग्राम मिल जाएंगे, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे, नहीं ना। मैं आपको जब बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको बोला कि मेरा ग्रेविटी, मेरा अगर यहाँ पर हॉट, ये अगर मेरा सरफेस हॉट हुआ तो अगर मेरी यहाँ पर क्या है, हॉट, यहाँ पर मेरी एयर होगी तो वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। अब जैसे वो हॉट होगी मेरी, वो ऊपर की तरफ जाएगी और क्या होगी, आराम से ये जैसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यही तो आपको डायग्राम बनाना है जो मैंने आपको समझाया, है कि नहीं? ये कोल्ड हो जाएगी, तो यही तो आपको वहां पर डायग्राम बनाना है रियल एग्जाम में। भाई समय कैसे बचेगा, है ना? तो इसी को डायग्राम बोलते हैं, कोई ऐसा स्पेशल डायग्राम नहीं होते। दिमाग में रखना ये चीज। भाई बुक्स में बने हैं वो उन लोगों ने अच्छे आर्टिस्टिक वे से बनाए हैं, हम लोग इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है। बस एग्जामिनर को समझना है कि इसने वो चीज़ समझा दी, इतनी चीज मैंने समझाई, और ये चीज़ मैं हर वीडियो में करता हूँ, ये चीज़ नॉर्मली समझ में आने वाली बात। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रियल में स्टार्ट कर देंगे। कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी और अंडरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ये टॉपिक नंबर 5 रख देंगे इसका नाम, नहीं तो 4A रख देंगे, जो भी होगा। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, अब देखो लास्ट पे आ गए हैं। वही बात, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने 1% भी आप लोगों की हेल्प की है इस चीज़ में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये पूरी सीरीज़ आगे बढ़ाऊँ। अगर ये चीज़ सब्सक्रिप्शन वगैरह रुक गई, ग्रोथ रुक गई, तो पॉसिबल है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर भी कंडक्ट नहीं होगा। यूट्यूब मुझे यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं दे रहा, याद रखना। कोचिंग सेंटर्स में यहाँ पर चला नहीं रहा हूँ, आप लोगों को मैं सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोगों को किसी चीज़ का पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो भाई मेरे को जब तक ग्रोथ नहीं दिखेगी तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि भाई सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं। अगर मेरा दिन में 2 भी बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं बनाने के लिए मोटिवेट हो जाता हूँ कि मेरे को यह लेक्चर कंप्लीट करना है। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा 6 से 7 महीने में खत्म होगा, तो 6 से 7 महीने के लिए मोटिवेट होना बड़ी बात है ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की हेल्प चाहिए, ठीक है।